हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जी हाँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कराने से पहले मैं ये चैप्टर आपको कई सारे पार्ट्स में करा चुकी हूँ। उम्मीद है कि सारे पार्ट्स आपने देख लिए होंगे, पूरे लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। अब बारी आती है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, यानी कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है जो अभ्यासगत प्रश्नोत्तर चालू होते हैं, आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करवाता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको कहां से? एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। तो सभी रेडी हैं? जल्दी से बता दो कि सभी रेडी हैं, सभी आ चुके हैं और जल्दी से अपने मित्रों को भी बुला लो, लाइक शेयर कर लो, बाकी के स्टूडेंट्स को भी बुला लो कि भाई क्लास चालू हो चुकी है। ठीक है, तो तेजी से लाइक शेयर करते हुए, सबको बुलाते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपन को आज की शुरुआत करनी है। तो किया जाए शुरू। चलिए, हाँ जी, एक बात और, जो भी सवाल आएंगे सारे सवालों के जवाब कौन देगा? कमेंट बॉक्स में आप देंगे, क्योंकि चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है और जो आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। ठीक है, वास्तव में लोकतंत्र होता क्या है आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन से आपको पता चलेगा। वैसे चैप्टर के जरिए तो पता चल ही चुका है, लेकिन जिस तरीके के आज के क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो पैटर्न है आज के सवालों का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, अभ्यास एक्सरसाइज में पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से कमेंट करिएगा। सभी रेडी? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं आपको दी हैं, 4 कंट्रीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है और इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 4 देश हैं आपके सामने, क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो मैं आपको समझा रही हूं। 4 कंट्री के नाम आपको दिख रहे हैं भाई, देखो ये है देश का, किसी भी देश का नाम मेंशन नहीं किया है। ठीक है, ये है आपका देश का, देश का, देश गा और देश घा। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? तो 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं आपको दी गई हैं और इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे। अब वर्गीकरण किसमें करना है? वो 3 कैटेगरी आपको दी है। कौन कौन सी कैटेगरी दी है? एक दी है लोकतांत्रिक, एक दी है अलोकतांत्रिक और एक दी है पक्का नहीं। यानी कि हर एक देश के बारे में जो सेंटेंस आप पढ़ते हैं, उस सेंटेंस को, उस कथन को, उस वाक्य को पढ़ने के बाद या उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि वो देश लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोकतांत्रिक है कि गैर लोकतांत्रिक है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो देश का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले देश का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। सेंटेंस 1 क्या कहता है? सेंटेंस 1 कहता है कि जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब आप बताओ, क्या किसी देश का एक आधिकारिक धर्म होना चाहिए? और अगर किसी देश का आधिकारिक धर्म है, ठीक है, तो क्या वो देश लोकतांत्रिक है? और क्या अगर उस देश के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार नहीं है तो क्या वो देश लोकतांत्रिक है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बात तो समझ में आ गई होगी, सारी हिंट मैंने आपको दी है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो जल्दी से कमेंट करके आप बता दें कि क्या वो देश लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है या फिर पक्का नहीं। कह नहीं सकते, मतलब उस स्टेटमेंट से आपको ऐसा समझ में आता है कि हम कह नहीं सकते कि ये लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है। ऑलराइट, क्लियर? तो सभी का कमेंट आ गया।
दूसरे देश की तरफ चलें। चलिए, तो देश खा का स्टेटमेंट क्या है कि एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एक राजनीतिक दल है जो पिछले 20 सालों से चुनाव जीतता आ रहा है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या वो देश लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो लोकतांत्रिक है या नहीं है? कमेंट करके बताइए। तीसरी बात, तीसरे देश के साथ पिछले तीन चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या लगता है आपको इन तीनों में से? चौथे देश की बात करें तो यहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। एक देश ऐसा है, एक कंट्री ऐसी है जहां पर एक चुनाव आयोग नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव आयोग का काम होता है पूरे चुनाव की जिम्मेदारी, पूरा चुनाव करवाना उसकी ही जिम्मेदारी होती है। और जब चुनाव होते हैं देश में, उस समय सारे अधिकारी भी किसके अंडर में काम करते हैं? चुनाव आयोग के अंडर में। सारे ऑफिसर्स जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करते हैं। ऑलराइट, क्लियर है बात? चलिए तो देखा जाए, फिर आप सभी के कमेंट आ गए, मैच किए जाए कौन सा देश लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, या फिर डिसाइड नहीं कर सकते, पक्का नहीं। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं। देखो भाई, पहले में बात आ रही है अलोकतांत्रिक। सेंटेंस क्या था? पहला सेंटेंस था जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये देश कैसा हो गया? ये देश हो गया आपका अलोकतांत्रिक देश हो गया। ठीक है, एक तो पहली बात यह होती है कि किसी भी देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं हो सकता। अगर बात है लोकतंत्र की, ठीक है, तो लोकतांत्रिक देश में उस देश का संविधान सिर्फ किसी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं दे सकता है, सभी धर्म के प्रति उसकी समान भावना रहती है। धार्मिक आधार पर एक लोकतांत्रिक देश किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी बात क्या कही है कि उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। जब वोट डालने का अधिकार नहीं है तो लोकतांत्रिक देश कैसा फिर? ऑलराइट, तो कैसा देश हुआ? गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक। चलिए, दूसरी बात क्या थी कि पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। उसमें हम कह सकते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? यहां पे हम लिख देते हैं पक्का नहीं। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई पार्टी, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल बीते 20 वर्षों से उस क्षेत्र में चुनाव जीतती आ रही है, उस देश में चुनाव जीतती आ रही है, तो वो पार्टी गलत है या वो देश लोकतांत्रिक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस तरीके से? या तो उधर पर किसी तरीके की तानाशाही चल रही होगी, उसके चलते वो 20 साल से जीतता आ रहा है। ठीक है, या फिर यह भी हो सकता है कि वो पार्टी उस क्षेत्र में, उस देश में अच्छे काम कर रही हो कि जनता उसी पार्टी को पसंद कर रही हो तो चुनाव जीतती आ रही हो। इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बातें बनती हैं, दोनों कारण बनते हैं, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो देश लोकतांत्रिक है या नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तीसरी बात क्या थी कि पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। तो ये कैसा देश है भाई? लोकतांत्रिक देश है। क्यों है? क्या बात की कि पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि उस देश में हार और जीत दोनों शामिल हैं। कभी कोई पार्टी जीतती है तो कभी कोई पार्टी जीतती है। ठीक है, यानी कि सबको बराबर मौका मिल रहा है। तो ये देश कैसा देश है भाई? कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब चौथे देश की बात आती है कि यहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, जहां इलेक्शन कमीशन नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी होती है पूरी चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालने की। अब वो देश जो है जहां चुनाव आयोग नहीं है, तो कैसा देश होगा? अलोकतांत्रिक देश ही होगा ना। ऑलराइट, ऑल क्लियर? अब तो समझ गए होंगे ना लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में क्या फर्क है। क्लियर? चलिए सवाल है अगला, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने शुरू में ही बोला था कि आज बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरे देश में क्या बात पूछी गई है, सॉरी दूसरे क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ भी 4 देशों के बारे में आपको सूचनाएं दी गई हैं और इन सूचनाओं के आधार पर
आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे? जैसा क्वेश्चन अपन ने पहला किया था उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखें, ठीक है। वैसे ही बात है, बस अपन को समझना है, सोचना है, देखना है, पता करना है। तो देश चा चलिए देखें क्या है। देश चा नाम का एक देश है। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। एक ऐसा देश है जहां की संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना उस देश की सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। बताओ भाई, यानी कि वहां पर क्या चल रहा है? सैन्य कानून चल रहा है। तो बताओ लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है, या आप डिसाइड नहीं कर सकते। देश 6 संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। एक ऐसा देश है जहां की संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, ठीक है। न्यायपालिका के जो भी अधिकार है उसमें कोई कटौती नहीं कर सकती उस देश की संसद। बताओ भाई कौन सा देश हो सकता है वो? चलिए अगले देश की बात करते हैं। देश ज देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। मान लो कि एक देश ए है और ये है इसका पड़ोसी देश और ये है कोई तीसरा देश, तो ये वाला देश इसकी मंजूरी के बिना, इसकी अनुमति के बिना इसके साथ कोई संधि नहीं कर सकता है। बताओ भाई क्या लगता है कि अगर कोई देश अपने पड़ोसी देश की मंजूरी के बिना इससे तीसरे देश से संधि नहीं कर सकता, कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकता, तो वो कैसा देश होगा? देश झा की बात करते हैं। देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं। एक ऐसा देश है जिसके फैसले केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के ऑफिसर्स करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। किस प्रकार का देश होगा भाई? सभी के कमेंट आ गए। चारों बातें चारों देश के बारे में आपको समझ में आ गई। चला जाए आगे। चलिए तो देखें भाई, हाँ जी, तो पहली बात कही है अलोकतांत्रिक। क्यों? संसद, ठीक है, उस देश की संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना उस देश की सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। जब उस देश की संसद सेना के लिए कानून नहीं बना सकती तो वो देश कैसा होगा? वो देश होगा अलोकतांत्रिक। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, ठीक है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है। क्या बताया गया है कि उस देश की संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। न्यायपालिका के अपने अधिकार हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्या है कि लोकतांत्रिक देश है। क्लियर? फिर देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं। तो कैसा देश है? लोकतांत्रिक। भाई हमारे देश की बात है और हमारे देश पर हमारा ही अधिकार नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के साथ संधि कर पाए। हमें किसी तीसरे देश की मंजूरी लेनी पड़ रही है, अपने पड़ोसी देश की मंजूरी लेनी पड़ रही है, तो वहां कैसे लोकतंत्र हो सकता है? यानी कि वहां क्या है? वहां भी अलोकतंत्र है, या वो देश अलोकतांत्रिक देश है। ऑलराइट, फिर है देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे कभी मंत्री भी नहीं बदल सकते। तो क्या आपने ऐसा सुना है कि किसी लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में उस देश के फैसले कौन लेता है? केंद्रीय बैंक के अधिकारी लेता है, ठीक है। नहीं होता ऐसा, इसलिए ये भी कौन सा देश है? ये भी आपका अलोकतांत्रिक देश है। ऑलराइट, क्लियर बात? चले आगे। चलिए हाँ जी, चलो भाई, तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? क्या पूछा गया है? 4 तर्क आपको दिए गए हैं। यह पूछा गया है इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों अच्छा नहीं है। तो देखें बात, चारों बातें देखें, चारों बातों को पढ़ें कि कौन सी बात लोकतंत्र से मैच करती है और कौन सी बात लोकतंत्र से मैच नहीं करती। पहला स्टेटमेंट या पहला तर्क है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। क्या ऐसा है लोकतंत्र में? चलिए आगे बढ़ें।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। क्या ऐसा होता है? तीसरी बात, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। क्या ऐसा होता है? लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। क्या ऐसा होता है? समृद्ध यानी कि ज्यादा शक्तिशाली, संपन्न, उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी चलती हो। तो अब आपको बताना है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हैं कि कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। चलिए तो देखें, घ स्टेटमेंट जो है, चौथे नंबर के स्टेटमेंट जो है कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं, ये बात गलत है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक लोकतांत्रिक देश आर्थिक रूप से संपन्न हो ही। ठीक है, क्यों? कारण भी पूछा था, क्यों कि वो कथन क्यों अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है, तो उसका भी कारण जान लेते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, यह कहना उचित नहीं कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश एक गैर लोकतांत्रिक देश से समृद्ध होगा। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका भी समझना। पहले हम ये लिखेंगे कि यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक लोकतांत्रिक देश एक गैर लोकतांत्रिक देश से समृद्ध होगा। समृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि जिसमें सरकारी नीतियां भी एक पैमाना है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस देश की गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, सरकारी नीतियां कैसी हैं। जरूरी नहीं कि हर एक लोकतांत्रिक देश की सरकारी नीतियां ऐसी हो जो आर्थिक पक्ष में ही हो, परंतु सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था का होना ही एक समृद्धि का कारण है। ठीक है, और वह गलत है। अगर आप ये सोचें कि वो देश लोकतंत्र है, वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया तो वो देश संपन्न होगा, समृद्ध होगा, ये बात गलत है। और देश की समृद्धि और किस किस पर डिपेंड करती है? एक तो आपकी सरकारी नीतियों पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ समय, स्थान, पर्यावरण इत्यादि पर भी निर्भर करती है कि उस समय उस देश में किस तरीके की अर्थव्यवस्था चल रही है। उस समय उस देश में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं चल रही है, उस देश में किसी समय कोई बड़ी आपदा तो नहीं आई है। स्थान, उस देश की भौगोलिक स्थिति किस तरीके से है। पर्यावरण, उस देश के आसपास का वातावरण, पर्यावरण, इन्वायरमेंट कैसा है, वहां के प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, इन सब पर भी उस देश की समृद्धि डिपेंड करती है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वो देश लोकतांत्रिक देश है तो वो समृद्ध देश होगा। ऑल राइट, क्लियर? चलिए अब देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने कि इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं। ठीक है, क्या बात कही गई है कि जो कथन आपको दिए गए हैं इसमें कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक भी हैं। कुछ लोकतांत्रिक हैं, कुछ अलोकतांत्रिक हैं, और हर कथन में इन चीजों को अलग अलग करके लिखें कि कहां आपको लोकतंत्र दिखाई देता है, कहां आपको अलोकतंत्र दिखाई देता है। ठीक है, पहचाने फिर से एक बार। सभी रेडी हैं? तो चलिए कमेंट करके बताना है हर एक स्टेटमेंट के बारे में। देखें, स्टेटमेंट 1 क्या है, का क्या है, या ए में क्या बात कही गई है। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे। एक मंत्री ने क्या कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे क्या हो, विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सभी जानते हैं, तो जल्दी से बता दो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है। तो सेंटेंस 1 क्या कहता है कि एक मंत्री जी ने कहा है कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ऑलराइट, चलिए ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। एक बार मतदान हो चुके हैं उस देश में, अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि दोबारा मतदान होने चाहिए। अब दोबारा मतदान क्यों होंगे, सबसे पहले तो ये बात सोचने की है। तो दोबारा मतदान भाई इसलिए होंगे कि पहले जो मतदान हुए थे उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, कुछ घोटाला पाया गया। ठीक है, जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी आई थी। ठीक है, चलिए 2 बात हो गई। तीसरी बात, तीसरे स्टेटमेंट के साथ, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है।
जो देश की पार्लियामेंट है, संसद है, वहां औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है और इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग करी है। क्या लगता है आपको? देखा जाए आगे। अब हर एक स्टेटमेंट में आपको पहचाना था कि लोकतांत्रिक बात क्या कही गई और अलोकतांत्रिक बात क्या कही गई है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट अपना क्या था? पहला स्टेटमेंट था कि एक मंत्री जी ने कहा है कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो देखो भाई क्या बात समझ में आती है? इसमें लोकतांत्रिक बात क्या निकलती है कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे, यानी कि उस देश में संसद है और संसद के द्वारा ही कानून पास किए जाते हैं। संसद है यानी कि लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। ठीक है, राज्यसभा है, लोकसभा है, यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधि वहां पर जा रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व हो रहा है, जनता ने वोट डाले हैं, जनता की भागीदारी है। तो ये बात कैसी है? लोकतांत्रिक बात है, उस देश में लोकतंत्र है। ठीक है, अब अलोकतांत्रिक बात उसी सेंटेंस में क्या है? विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, ये अलोकतांत्रिक बात है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन पूरे विश्व के लिए व्यापार के मानक तय करता है, ना कि सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश के लिए या अलोकतांत्रिक देश के लिए। ऑलराइट, फिर देखें दूसरा सेंटेंस अपना क्या था? दूसरा था कि चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई थी। तो लोकतांत्रिक बात इस सेंटेंस में क्या है कि चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया। ये एक तरीके से पॉजिटिव बात है। क्यों? जब एक जगह गड़बड़ी पाई गई तो चुनाव आयोग फिर से सक्रिय और फिर से मतदान की बात कही उसने। ठीक है, तानाशाही नहीं चलवाई वहां पर। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। और एक और बात यहां से स्पष्ट होती कि वहां पर चुनाव आयोग है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, जबकि अलोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता है। तो यहीं से बात स्पष्ट हो जाती है। फिर अलोकतांत्रिक चीज क्या है उसमें कि बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी हुई थी। भाई ये तो गड़बड़ बात है। ठीक है, फिर अब तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है और इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग करी है। ठीक है, अब इसमें लोकतांत्रिक बात निकल के क्या आती है कि इसी के कारण महिला संगठनों ने 1/3 आरक्षण की मांग करी है। उस देश में सभी की सुनवाई है, तब तो महिलाओं ने मांग करी है कि हमें भी 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए, 1/3 आरक्षण दिया जाए, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व है उस देश में। ठीक है, यानी कि सभी की भूमिका है, सभी का योगदान है। ठीक है, सभी की भागीदारी है। ये बात हो गई लोकतांत्रिक। और अलोकतांत्रिक क्या है कि संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। बात होनी चाहिए बराबरी की और 10% तक नहीं पहुंचा है, तो ये बात हो गई अलोकतांत्रिक। ऑलराइट, क्लियर हुई बात कि कैसे हमें पहचानना है कि कौन सा देश लोकतांत्रिक हो सकता है, कौन सा नहीं, कौन सी बात लोकतंत्र के दायरे में आती है, कौन सी बात नहीं। क्लियर है? अगर यहां तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप सभी। ऑलराइट, बढ़ा जाए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। ऐसा स्टेटमेंट है, ये एक वाक्य है, एक सेंटेंस है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? क्वेश्चन समझे, ये इनने तर्क दिया है और ये तर्क देने का ये 4 कारण है, इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है, ये बात पूछी है आपसे। तो देखा जाए, चलिए पहला क्या है? ठीक है, इस स्टेटमेंट को इन 4 कारणों से मैच करना है। ठीक है, ये काम करना है आपको। तो ये सेंटेंस ध्यान में रखना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। ठीक है, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। कारण क्या है? इसका कारण मैं ये कह रहे हैं, और पूछा क्या है कि कौन सा कारण सही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो भाई, पहले कारण से इस स्टेटमेंट को अपन मैच करें कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है क्योंकि विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकता है। लोकतांत्रिक देश है, एक सत्ता दल होता है, एक विपक्षी दल होता है।
ठीक है, ये हो गया आपका सत्ता दल और ये हो गया आपका विपक्षी दल। ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? तो ये विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है? विपक्षी दल की भूमिका होती है कि सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ भी आकृष्ट करे या खींचे जहां पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा हो, या सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो जनहित में नहीं दिखाई दे रही हो, उनकी आलोचना करना किसका काम है? विपक्षी दल का काम है। तो क्या ये कारण सही है? दूसरे कारण पर बढ़े। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। स्वतंत्र अखबार यानी कि उस देश में प्रेस की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता के चलते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते, ठीक है, अखबार जो हैं देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। क्या इससे मैच करता है? तीसरा सेंटेंस, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है अगर सरकार ने अकाल और भुखमरी कम नहीं करी। वर्तमान में जो सत्ता है, जो शासक है, जो पार्टी मौजूद है, जिसकी सरकार है, अगर उसने इस समय अकाल और भुखमरी पर ध्यान नहीं दिया तो आगामी चुनाव में उसका क्या हो जाएगा? तख्ता पलट हो जाएगा, कुर्सी उससे छीन ली जाएगी। उसको पराजय का डर रहेगा कि अगर हम अभी अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में हमें कौन वोट देगा। ठीक है, फिर चौथी बात, ठीक है, तीन बातें हो गई, अब चौथी बात, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। क्या ये बात इससे मैच करती है? अकाल और भुखमरी का संबंध कहीं इससे दिखाई दे रहा है लोगों के तर्क से? ठीक है, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। आपको क्या लगता है कौन सी तीन बातें मैच करती है और कौन सी एक बात जो है वो सेंटेंस से मैच नहीं करती? तो चलिए देखा जाए इसको। तो ये है घा, कौन सा? चौथे नंबर का, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। ये इससे मैच नहीं करता। क्यों मैच नहीं करता? क्योंकि भाई अकाल और भुखमरी की बात हो रही है, विपक्षी दल सरकार का ध्यान उस तरफ खींचेगा। ठीक है, अखबार भी खबर छापेगा। ठीक है, सरकार को अगले चुनाव में हार का डर रहेगा अगर इस समय सरकार ने एक लोकतांत्रिक देश में अकाल और भुखमरी की समस्या का समाधान नहीं किया। लेकिन इस सेंटेंस का संबंध इससे कहीं नजर नहीं आता है। ठीक है, तो यह कहने के लिए कारण भी बताया है उनने। यह कहने के लिए तर्कसंगत नहीं कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह इसलिए है कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। यानी कि कहीं उन दोनों सेंटेंस का मेल ही नहीं बनता है, बाकी तीन सेंटेंस मेल खाते हैं। ऑलराइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को चालू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑलराइट, और अगर अभी तक कोई डाउट हो तो कॉमेंट में वो मुझसे पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो रीड किया जाए क्वेश्चन नंबर 6। किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं। ठीक है, एक देश का कोई जिला है, जिला की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। एक जिले के 40 ऐसे गांव जहां सरकार की तरफ से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पेयजल यानी पीने योग्य पानी। इन गांवों के लोगों ने अब बैठक करी, उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं तो लोग बैठक करेंगे। तो इन गांवों के लोगों ने एक बैठक करी और अपनी जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। कई सारे ऐसे तरीके खोजे उस बैठक में कि किस तरीके से हमारी इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान खींचा जाए कि भाई साहब हमारे पास पीने को पानी नहीं है। एक दो गांव की बात नहीं है, 40 गांव की बात है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? जिन तरीकों पर उन्होंने विचार किया, तो आपको बताना है कि इन तरीकों में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, जब भी इस तरीके के सवाल आए, मैं हमेशा आपको बताती हूं सवाल को अच्छे से पढ़ना है और अंत में आपको यह देख लेना है कि हमसे पूछा क्या है। ठीक है, ये है या नहीं है, सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, पढ़ के इस तरीके की अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो देखो भाई, पहला विचार क्या है, पहला तरीका क्या है कि अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना।
अब 40 ऐसे गांव हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था सरकार ने नहीं करी। 40 गांव के लोगों ने बैठक बुलाई और एक तरीका ये सोचा कि हम अब अदालत में जाएंगे और पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। ठीक, दूसरा विचार क्या किया, दूसरा तरीका क्या किया कि अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। ठीक है, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। जो आगामी चुनाव है हम उसका बहिष्कार करेंगे और पार्टियों को संदेश देंगे कि भाई तुमने हमारी जरूरतें पूरी नहीं करी तो हम आपके चुनाव का बहिष्कार करते हैं। ठीक, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। उन गांवों के लोगों ने सोचा कि अब हम जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, सरकारी नीतियां हैं, उनके खिलाफ क्या करेंगे, जनसभाएं करेंगे। उसके बाद चौथा तरीका इन्हें क्या सोचा कि सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देंगे। ठीक है, कि सरकारी अधिकारियों के पास जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उनको रिश्वत देंगे, तब हमारे पास पानी आएगा। तो क्या यह तरीका सही है? आपको बताना है जल्दी से कि कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑलराइट, जल्दी से कमेंट करना है। सिर्फ आपको लिख देना है A, B, C या D, जो भी आपको लगता है। ऑलराइट, तो देखा जाए घ, सरकारी अधिकारियों के लिए पानी को रिश्वत देना। सरकारी अधिकारी को पानी के लिए रिश्वत देना ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतंत्र में रिश्वत देने की बात कहां कही गई है? रिश्वत यानी कि भ्रष्टाचार है। ठीक है, और 40 गांव में अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो ये गलत बात है, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, ये किसका काम है? सरकार का काम है। तो ये तरीका बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। बाकी की 3 बातें बिल्कुल सही बैठती हैं। लोगों के पास अधिकार है कि वो अदालत जा सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं क्योंकि हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई है। सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं भी कर सकते हैं, लेकिन रिश्वत देना अलोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक काम है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई मजा आ रहा है ना इस तरीके के सवाल हल करने में? ठीक है, यानी अलग अलग चीजें हमें जानने को मिल रही कि सरकार के अंदर काम कैसे होता है, लोग किन किन तरीकों से सोचते हैं, किन किन तरीकों से सरकार काम करती है। ठीक है, कौन से तरीके लोकतंत्र के दायरे में आते हैं, कौन से तरीके लोकतंत्र के दायरे में नहीं आते। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं, पॉलिटी में जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, सब आसपास की बातें और आपके हक की बातें हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो आपके हक से भी रूबरू होना, यानी अपने हक को जानना भी आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर आप एक लोकतांत्रिक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो हर चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है कि कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं, कहां तक हमें किस अधिकार का प्रयोग करना है। अगर उस अधिकार का हमारा हनन होता है, ठीक है, उल्लंघन होता है, कहीं किसी अधिकार को चोट पहुंचती है, तो आप किस तरीके से वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर सकते, गलत है। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं और इन सारे क्वेश्चन के जरिए आपको बेसिक से बेसिक चीजें आसान से आसान तरीके से सिखाई जा रही हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। किसके खिलाफ? लोकतंत्र के खिलाफ। लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क दिए गए हैं, उन तर्कों का आपको जवाब देना है। तो क्या है भाई? सेंटेंस है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है। जो हमारे देश की सेना होती है वो सबसे अनुशासित है और भ्रष्टाचार मुक्त है, यानी कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं पाया जाता। इसीलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। क्या ये बात लोकतंत्र के खिलाफ है? बिल्कुल है। ठीक है, अब जो तर्क दिया है लोकतंत्र के खिलाफ उसमें अपन को जवाब भी देना है। ठीक है, दूसरी बात क्या कही है? दूसरी बात कही है कि बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। अब लोकतंत्र में किसका शासन होता है? बहुमत का शासन होता है, मेजॉरिटी का शासन होता है। ठीक है, बहुमत का शासन यानी कि लोकतंत्र का शासन। बहुमत, मेजॉरिटी यानी कि जितने लोग सबसे ज्यादा वोट किसी व्यक्ति को देंगे, है ना, तो वो क्या हुआ? बहुमत हुआ कि इतने सारे, बहु यानी कि बहुत, मत यानी कि वोट, जिसको बहुत सारे वोट मिले हो। ठीक है, तो बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो।
ठीक है, तो ये बात क्या कही है, बहुमत का शासन लोकतंत्र में होता है, लोकतंत्र के खिलाफ ये तर्क दिया है। अब उस तर्क का हमें क्या देना है, जवाब देना है। तीसरा तर्क क्या दिया है इन्होंने कि अगर आध्यात्मिक मामलों में, आध्यात्मिक यानी कि धार्मिक मामलों में, तो अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है, जब हम धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो हमें किसकी जरूरत होती है, धर्म गुरुओं की जरूरत होती है। तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। जब हम अध्यात्म के मामले में धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करने, उनसे ज्ञान प्राप्त करने, उनसे सीखने, तो राजनीति के मामलों में हम उनके पास क्यों नहीं जाते हैं, उनको राजनीति का काम क्यों नहीं सौंपा जाता है। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात क्या थी भाई, एक एक सेंटेंस के तर्क में अब हमें जवाब देना है। ठीक है, जो लोकतंत्र के खिलाफ, ठीक है, लोकतंत्र के अपोजिशन में जो बात कही जा रही थी, ठीक है, उसके विपक्ष में जो बात कही जा रही थी, उसके उस तर्क के संबंध में हमें अब जवाब देना है। तो देखें, पहला क्या था अपना कि सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। और सेंटेंस में क्या कहा था कि सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। लोकतंत्र के खिलाफ बात है, क्योंकि अगर किसी देश में सेना का शासन है तो वो लोकतंत्र नहीं है। तो सेना किसके लिए महत्वपूर्ण है, आपके देश की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है। लोगों ने तो चुनाव नहीं किया कि इन लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए। ठीक है, इसलिए यह लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों ने नहीं चुना है। ठीक, बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, बिल्कुल है, सेना सबसे अनुशासित होती है, एकदम डिसिप्लिन में रहती है, 24 घंटे डिसिप्लिन में रहती है, एक एक सेकंड का उनके पास हिसाब रहता है, और भ्रष्टाचार भी उसमें नहीं होता। तथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। भले ही सेना सबसे अनुशासित है, भ्रष्टाचार है, लेकिन इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि जब सेना का शासन आएगा तो वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाएगी, आजादी के तरीके से सरकार चलाएगी। एक तो वो लोकतांत्रिक तरीके से ही नहीं बनी है, निर्वाचित तो नहीं होती सेना। ठीक है, सेना में लोग सिलेक्ट होके जाते हैं, ना कि इलेक्ट होके जाते हैं। तथापि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। हो सकता है कि जब सेना का शासन आए तो तानाशाही शासन आ जाए। ठीक है, फिर देखें, ऐसे शासन के अधीन नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। बिल्कुल, जब सैन्य शासन आता है, सेना का शासन जब देश पर आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लोगों के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। और मौलिक अधिकार छीन लिए गए यानी कि लोकतंत्र नहीं है। फिर उदाहरण के लिए हम बात करें, एक उदाहरण यहां पर दिया गया है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि जनरल ऑगस्टो पिनोशे के शासन के अधीन चिली की जनता को कष्ट भोगने पड़े थे। हम चिली देश की बात करें तो चिली में सैन्य शासन स्थापित हो चुका था, जो कि जनरल ऑगस्टो पिनोशे के अधीन शासन हुआ था। ठीक है, तो सेना वहां की जनता को उस सेना के शासन के अधीन रहकर भारी कष्ट झेलने पड़े थे, क्योंकि तानाशाही शासन वहां चलने लगा था। क्लियर? अब देखें, दूसरा सेंटेंस क्या था कि बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। अब बहुमत का शासन यानी कि लोकतांत्रिक शासन है। दूसरी बात है, दूसरे क्वेश्चन के साथ है, तो हमें किसकी जरूरत है, होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। ठीक है, अब देखें, सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे व्यक्ति मूर्ख ही बैठे हैं। जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, ठीक है, लोग वोट डाल रहे हैं, तो क्या सारे वोटर मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं? ऐसा तो नहीं है। सभी लोग कुछ ना कुछ हद तक समझदार होते ही हैं। ठीक है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। अब वोट डालने भाई छोटा सा बच्चा तो चला नहीं जाता कि भाई बच्चा पैदा हुआ और उसका अपन ने अंगूठा दबवा दिया वहां पर कि हाँ भाई बटन दब गया है, वोट डल गई है। ठीक है, एक उम्र सीमा हमने निश्चित करके रखी है, कितनी, 18 वर्ष। अब 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति है वो वयस्क नागरिक है, तो इतना तो समझदार हो जाता है कि हमें किसको वोट डालनी चाहिए, किसको वोट नहीं डालनी चाहिए। ठीक है,
तो 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है, यानी कि व्यक्ति समझदार है, ठीक है, अपने पूरे होश में ही वो वोट दे रहा है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा, ठीक है। अगर आप ये बोलें कि हम समाज के कुछ वर्गों को एक तरफ रख के ये डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ऑलराइट, अब तीसरी बात क्या थी, तीसरे कथन की तरफ ध्यान देना। तीसरी बात थी कि अगर आध्यात्मिक मामलों में हम धर्म गुरुओं से सीखते हैं तो राजनीतिक मामलों को भी उनके लिए सौंपा जाना चाहिए, देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए, ठीक है। क्या कहा है कि भाई तीसरा कथन बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? तो देखें, अगर जब आप राजनीति में धर्म को शामिल कर लेते हैं, राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों के देश में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्म गुरु विनाश का कारण बन सकते हैं। भारत में कितने धर्म है भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं। अब आप इस देश में जिस देश में विविधता है, धर्मों में विविधता है, कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, वहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म गुरु को आप गद्दी पर बिठा देते हैं उस देश का शासन चलाने के लिए, उस देश की राजनीति की बागडोर संभालने के लिए, तो धार्मिक विवाद उत्पन्न हो जाएंगे, पूरी जनता में, पूरे देश में फूट पड़ जाएगी। तो ये बात गलत है, ठीक है, कि राजनीति में धर्म को शामिल करने से गंभीर विवाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे कई धर्मों वाले देश में अपनी विचारधाराओं में पारस्परिक मतभेदों के कारण धर्म गुरु विनाश का कारण बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस धर्म का आप गुरु बैठाएंगे गद्दी पर राजनीति को संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए, वो किस धर्म को प्रायोरिटी देगा, पर्टिकुलर उस धर्म को, तो विवाद तो होगा ही। बात आ गई समझ में? चलिए विश्व इतिहास में अभी तक किसी भी धार्मिक राजनेता द्वारा चलाई जा रही सरकार सफल सिद्ध नहीं हुई है। अगर भूतकाल में भी या इतिहास में भी पूरे विश्व की बात करें तो अगर किसी धार्मिक राजनेता ने कोई गद्दी संभाली हो तो वो सफल नहीं हुई है। और धर्म को किसी भी देश के राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, ठीक है। तो धर्म और राजनीति को मिलाना नहीं चाहिए, बस राजनीति में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, इथिकल वैल्यूज का, जैसे कि सत्य, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, इन सारी चीजों का पालन करना चाहिए ताकि राजनीति में बैलेंस बना रहे। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 तक सब कुछ क्लियर है? 7वें सवाल तक सब कुछ क्लियर है? 7वें सवाल में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो जल्दी बताएं। क्या कहते हो? सब कुछ क्लियर यहां तक? चलिए, तो इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों? कुछ कथन आपको दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक है और क्यों है। देखा जाए, चलिए तो देखें, एक बेटी से बाप कह रहा है, यानी कि एक बेटी से उसका पिता कह रहा है कि मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना ही नहीं चाहता। यानी कि बेटी का पिता बेटी की शादी के मामले में उसी की राय सुनना नहीं चाहता, ठीक है। हमारे परिवार में, यानी कि पापा कह रहे हैं, उसके पिता कह रहे हैं कि हमारे परिवार में बच्चे वहीं शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं, यानी कि बेटी की कोई सुनवाई नहीं होगी। बताना क्या है कि क्या ये कथन लोकतांत्रिक है? दूसरी बात, छात्र से शिक्षक अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं कि कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। कोई स्टूडेंट, कोई छात्र अपने टीचर से, अपना शिक्षक से सवाल पूछ रहा है कि सर ये है, सवाल ये है, तो टीचर क्या कह रहा है कि कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ, मैं जो बोल रहा हूं बस उस पर ध्यान दो तुम, ठीक है। तीसरी बात क्या है? अधिकारियों से कर्मचारी क्या कह रहे हैं? हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए, ठीक है। कर्मचारी हैं, वो अपने से ऊपर के ऑफिसर से कह रहे हैं, अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमारे जो काम करने के घंटे हैं कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। जैसे मान लो कानून के अनुसार काम करने के घंटे कितने तय किए गए हैं भाई? 8 घंटे तय किए गए हैं। अब मान लो कि उनसे 12 घंटे काम करवाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। तो कर्मचारी कह रहे हैं अधिकारियों से कि भाई कानून के मुताबिक हमारे घंटे 8 बनते हैं, आप 12 घंटे काम हमसे नहीं करा सकते, तो कानून के मुताबिक काम करने के घंटे कम करो,
ठीक है, अब बताना है कि कौन सी बात लोकतांत्रिक है। चलिए अब देखो एक एक सेंटेंस पर अपन गौर करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला सेंटेंस था बेटी से बाप का। क्या सेंटेंस था कि मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। ठीक है, अब कथन क्या है, अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो देखो क्योंकि लड़की को उसकी अपनी शादी के बारे में राय व्यक्त करने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। अगर किसी लड़की की शादी होनी है और उससे ही नहीं पूछा जा रहा कि तुम मंजूर हो कि नहीं हो, मना किया जा रहा है। और यह कथन लोकतंत्र के सापेक्ष नहीं है, लोकतंत्र की दृष्टि से गलत है, क्योंकि बेटी को अन्य लोगों द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप जो है उसको एकदम मजबूर नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। उस लड़की को ही अपने पति के साथ पूरा जीवन गुजारना है, इसीलिए अपना पति चुनने के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है, यहां किसकी बात है, आजादी की बात है। ऑलराइट, चलिए तो ये कथन कैसा था, लोकतांत्रिक नहीं था, अलोकतांत्रिक था। दूसरी बात थी, छात्र से शिक्षक कह रहे हैं कि कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बांटो। ये बात भी अलोकतांत्रिक है। अब भाई स्टूडेंट स्कूल क्यों जा रहे हैं, टीचर के पास क्यों जा रहे हैं, उसका कोई सवाल है, अब टीचर ही मना कर दे कि मुझसे सवाल मत पूछो, तो ये तो बात गलत है। ठीक है, तो ये कथन भी अलोकतांत्रिक है, क्योंकि छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय यानी कि डाउट, संशय का मतलब क्या है, डाउट। ठीक है, तो छात्र को प्रश्न पूछकर अपना संशय दूर करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यहां भी उसके अधिकार का हनन हो रहा है। यह अलोकतांत्रिक नहीं होगी यदि कोई छात्र अपने अध्यापक से प्रश्न करे। अगर कोई छात्र अध्यापक से प्रश्न कर रहा है, टीचर से प्रश्न कर रहा है, तो यह लोकतांत्रिक तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर टीचर मना कर रहा है कि नहीं भाई आप नहीं पूछ सकते, ये लोकतांत्रिक है। तो सबसे अच्छी चीज जो एक अध्यापक कर सकता है वह यह है कि वह छात्रों से कहे कि कक्षा समाप्त होने के उपरांत बच्चे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। अगर पढ़ाई के बीच में या कुछ ऐसा होता है कि बच्चा बार बार बीच में सवाल पूछ रहा है, टीचर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उससे ये बोल सकते हैं कि जैसे ही क्लास खत्म होगी अपन तुरंत सवालों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, किंतु उसे छात्रों के प्रश्न के उत्तर देने चाहिए, चाहे आप पहले दो चाहे बाद में दो। बच्चे को ये बोल दो कि भाई जैसे ही क्लास खत्म होगी अपन सारे सवालों के डाउट क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप मना नहीं कर सकते उसे। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, सॉरी इसी का तीसरा पार्ट है। अधिकारियों से कर्मचारी ने क्या कहा था कि हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। ठीक है, ये कथन बिल्कुल लोकतांत्रिक है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। यहाँ पर कर्मचारियों को लाभ हो रहा है जो वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो शिक्षक बात कर रहा था या एक पिता अपनी बेटी से कह रहा था, वो बात एकदम गलत थी। ठीक है, यह स्टेटमेंट लोकतांत्रिक है क्योंकि यह ऐसे नियम या कानून की मांग करता है जो कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो। कर्मचारी सदैव ही यानी कि हमेशा ही कानूनी मानकों के अनुसार अपने अधिकारी से किसी चीज का अनुरोध या मांग कर सकते हैं, और यह कथन लोकतांत्रिक मूल्यों के सापेक्ष है। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? यहां तक के सवालों में कोई डाउट? जल्दी बताएं, यहां तक की सारी बातें क्लियर? बढ़ा जाए आगे, मजा आ रहा है ना, एकदम सारी चीजें जानने को मिल रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करें। एक देश के बारे में कुछ तथ्य दिए हैं, कुछ फैक्ट दिए हैं, और फैसला करें। आपको ही फैसला करना है कि इसे आप लोकतंत्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अपने फैसले के पीछे तर्क भी बताना है। ठीक है, पहले यह बताना है कि ये लोकतंत्र है कि नहीं है, और अगर है तो तर्क बताओ, नहीं है तो तर्क बताओ। तो चलिए देखें, पहली बात क्या कही गई है कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। क्या लगता है, लोकतांत्रिक सी बात लगती है? फिर देखें दूसरी बात क्या कही है कि देश के अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ठीक है, और ऋण यानी कि पैसा उधार लिया, और ऋण के साथ
यह एक शर्त जुड़ी थी। अब शर्त क्या थी पैसा उधार लेने के पीछे? कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। ठीक है, कि सरकार, आपने उधार लिया है तो सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य में, ध्यान से सुनिएगा, किसमें? शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी करनी पड़ेगी। लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहा है? लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। 7 से ज्यादा भाषाएं उस देश में बोली जाती हैं, लेकिन शिक्षा की भाषा, शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है और उस एक भाषा को मात्र 52% लोग ही बोलते हैं। देखें अब एक एक बात। 2 और सेंटेंस है भाई, बहुत सारे सेंटेंस हैं। अब चौथा सेंटेंस क्या दिया है? कि सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। क्या बात की गई है? सरकारी नीतियों का विरोध करने और के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है और सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक। 5वीं बात, देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। क्या बात की गई है? देश के रेडियो, जितने भी उस देश के रेडियो और टेलीविजन है, वो सब सरकारी चैनल हैं। ठीक है, और सरकारी नीतियों के विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को किससे अनुमति लेनी होती है? सरकार से अनुमति लेनी होती है। चलिए अब देखें भाई एक एक सेंटेंस को। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या था? कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के अनुसार वोट दे सकता है। एक नियमित समय के बाद, यानी कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। यही तो लोकतंत्र की बात है। तो ये देश लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि शासक का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। इसमें नियमित चुनाव एवं वोट का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करता है। बात खत्म, सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं। दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस था कि देश के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चे में कमी करेगी। ठीक है, अब ये बात अलोकतांत्रिक है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक देश की मुख्य धरोहर क्या है? मैंने 2 बातें आपको पहली बोली थी कि गोला मार लेना उन पे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्चे में कटौती करने की बात कह रही है, जबकि किसी भी देश की मुख्य धरोहर क्या है? उस देश के शिक्षित और स्वस्थ नागरिक। ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक देश की मुख्य धरोहर क्या है? शिक्षित और स्वस्थ नागरिकों का होना है, जो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित है और स्वस्थ है तभी तो काम करेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, ऐसे में अपना खर्च कम करना जनहित कल्याण की भावना के खिलाफ है। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती कर देते हैं तो जनहित का कल्याण कैसे होगा? क्लियर? तो ये बात हो गई अलोकतांत्रिक। तीसरा सेंटेंस क्या था? कि एक देश के लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं और शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है, और उस एक भाषा को कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 52% लोग बोलते हैं। ये बात अलोकतांत्रिक है। कैसे है? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति होती है, यानी कि सभ्यता और संस्कृति में भाषा भी शामिल हो जाती है। ऐसे में संपूर्ण देश में एक भाषा लागू करना, अब शिक्षा का माध्यम आपने एक भाषा को बना दिया और 7 भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसे में संपूर्ण देश में एक भाषा लागू करना अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन एवं थोपने के जैसा होगा। वो व्यक्ति, वो बाकी के व्यक्ति जो 6 भाषाएं नहीं जानते हैं, ठीक है, यानी कि उस एक भाषा को नहीं जानते हैं, या फिर अलग अलग जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग भाषा है, उनकी क्या है? अलग अलग भाषा है। अब आपने ए नाम की भाषा को क्या बना दिया? मुख्य माध्यम बना दिया। ठीक है, तो उसको सिर्फ कितने प्रतिशत लोग जानते हैं? 52%। अब बाकी के जो लोग हैं जो अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, वो इस भाषा को नहीं बोल पाते, नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते, तो इनके अधिकारों का तो हनन है कि आपने उन पर थोप दिया, अब आप कहीं से भी सीखो और काम करो, तो ऐसा तो नहीं होगा।
अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा चुनने का और धर्म चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र की बात यही तो है कि भले ही उस देश में अलग अलग भाषा और धर्म को पालने वाले और अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हों, लेकिन सभी को बराबर अधिकार है अपने धर्म को पालन करने का, अपनी भाषा को चुनने का, अपनी भाषा में काम करने का, बोलने का, पढ़ने का। ठीक है, तो कोई अन्य भाषा उस पर जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। अगर थोपी जा रही है तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो अलोकतांत्रिक देश है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? ये बढ़ा जाए आगे, चलिए। हाँ जी, अगला सेंटेंस है इसका, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करने और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये कैसा देश है? अलोकतांत्रिक बात है, अलोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया, देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया और सरकार ने क्या किया? उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब ये अलोकतांत्रिक क्यों है? तो सुनो, क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही चुनी जाती है। ठीक है, ये बात हमें पता है, जिनका प्रथम लक्ष्य जन कल्याण स्थापित करना होता है। ठीक है, तो आपको जनता ने चुना है और जनता ने इसलिए चुना है ताकि आप जनता के लिए काम करें। अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो क्या लोकतंत्र है फिर? ठीक है, और ऐसे में यदि जनता सरकार की किसी नीति से खुश एवं संतुष्ट नहीं होती है, ठीक है, तो उसे इनके प्रति शांतिपूर्ण प्रदर्शन या हड़ताल करने का अधिकार है। अगर सरकार जनता का काम करके नहीं देती है तो जनता को पूरा हक है कि आप प्रदर्शन करो, हड़ताल करो, और ऐसे में इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि जो हड़ताल कर रहे हैं उन व्यक्ति के नेता को, उन हड़ताल करने वाले व्यक्तियों के नेताओं को आप गिरफ्तार कर लें, तो यह किसको? तानाशाही व्यवस्था की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। किसको? तानाशाही प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के एकदम विपरीत हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखें, अगली बात है, देश के रेडियो टेलीविजन चैनल सरकारी हैं। सरकारी नीतियों और विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी होती है। ये बात कैसी है? अलोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि चूंकि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा पिलर कहा जाता है, और ऐसे में इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि यह निष्ठापूर्वक भाव से खबरों को जनता तक पहुंचाए ताकि लोगों में विश्वसनीयता बनी रहे, अन्यथा जनता का विश्वास सरकार एवं सरकारी मशीनरी से उठने लगेगा। ठीक है, सेंटेंस क्या था कि देश के जितने भी रेडियो टेलीविजन चैनल हैं वो सरकारी और सरकारी नीतियों के विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को किससे अनुमति लेनी होगी? सरकार से अनुमति लेनी होगी। और मीडिया क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया से ये हम अपेक्षा करते हैं कि निष्ठापूर्ण भाव से खबरों को कहां तक पहुंचाए? जनता तक पहुंचाए, ताकि जनता में विश्वसनीयता बनी रहे, जनता को सरकारी नीतियों के बारे में पता हो, अन्यथा जनता का विश्वास सरकारी मशीनरी से उठने लगेगा। ठीक है, तो सरकार से सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर अनुमति आपको सरकार से खबर छापने की लेनी पड़ रही है तो यह अलोकतांत्रिक बात है। ऑलराइट, चलिए अब है भाई 10वां सवाल है आज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, और 10वें सवाल में क्या बात कही गई है कि अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। 2004 में अमेरिका के बारे में एक रिपोर्ट आई थी कि वहां के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है, अनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई। कुछ लोगों की आमदनी बढ़ रही है, कुछ लोगों की आमदनी घट रही है। ठीक है, यानी कि इनकम, जिससे क्या हो रहा है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में कुछ लोग हिस्सा ले रहे हैं और कुछ लोग पीछे हट रहे हैं। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इससे प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें ये थी। ठीक है, तो बेसिक जानकारी यहां दे दी। अब उस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी, अश्वेत परिवार यानी कि जो अमेरिका का नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का है। ठीक है, अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी। ठीक है, और गोरे परिवार की आमदनी
यानी कि जो श्वेत है, गोरे परिवार की आमदनी $162 थी, कि जो अमेरिका का व्यक्ति है, गोरा आदमी है, $162 है और अश्वेत की $100 है। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज्यादा संपत्ति थी। गोरे लोगों के पास अश्वेत यानी कि काले लोगों से 12 गुना ज्यादा संपत्ति थी। ये रिपोर्ट में बातें सामने आ रही हैं, असमानता ये सामने आ रही है, ठीक है। फिर क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज्यादा आमदनी वाले परिवारों को प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले, ठीक है। जो व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े थे और अमीर थे, उनको ज्यादा वोट डाली गई, ठीक है। 10 में से 9 लोगों ने उनको वोट डाली और यही लोग आमदनी के हिसाब से समाज के ऊपरी 20% में आते हैं, यानी कि जिन लोगों ने वोट डाले हैं उनकी आमदनी भी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी ओर $15,000 से कम आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 5 लोगों ने ही वोट डाले हैं। जिनकी आमदनी $15,000 से कम थी उनने क्या किया, 10 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही वोट डाले, और जिनकी आमदनी $75,000 से ज्यादा थी उनमें 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले हैं। आमदनी के हिसाब से ये लोग सबसे निचले 20% हिस्से में आते हैं। इनकी आमदनी यानी कि कितनी है, कम है, किसके कंपैरिजन में, बाकी लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब तीसरी बात क्या आई रिपोर्ट में सामने, कि राजनीतिक दलों का करीब 95% यानी कि 95% चंदा जो है अमीर परिवारों से ही आता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिलता है अमीर परिवारों से मिलता है। इससे उन्हें अपनी राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है, ठीक है। क्योंकि भाई अमीर परिवारों ने चंदा दिया है तो अमीर परिवार अपनी समस्या भी उनके सामने रखेंगे, राजनेताओं के सामने। और राजनेता जब राजनेता बन जाएगा, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जब नेता बन जाएगा तो सुनवाई किसकी करेगा, अमीरों की ही करेगा। और यह सुविधा देश के अधिकांश नागरिकों को उपलब्ध ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी व्यक्ति जो है उस देश के अमीर हो, ठीक है। तो अधिकांश व्यक्तियों को यह सुविधा मिलेगी ही नहीं। तो रिपोर्ट जान ली हमने क्या क्या बातें आई थी। अब अगली बात है इसी रिपोर्ट की, कि जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। क्या बात कही गई है, कि जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है। गरीबी दूर करना, रोजगार देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की व्यवस्था पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और अक्सर राजनेता अक्सर अमीरों और व्यापारियों की चिंता पर ही नियमित रूप से गौर करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अमीरों ने ही उनको जितवाया है। चुनाव में चंदा इकट्ठा किसने किया? पॉलिटिकल पार्टी के लिए अमीरों ने। तो इन्होंने गरीबों की तरफ ध्यान देना छोड़ ही दिया। अब ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट की मुताबिक जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, तो इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाकर और भारत के उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, इस रिपोर्ट की सूचनाओं को आधार बनाना है तो लोकतंत्र और गरीबी पर आपको एक लेख लिखना है। लिखा जाए फिर लेख, क्या कहते हो? चलिए तो देखें, उत्तर है इसमें कोई विवाद नहीं है कि गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, एक अश्वेत परिवार किसी श्वेत परिवार के मुकाबले बहुत कम कमाता है, इसलिए उनकी कमाई में असमानता उनके मतदान के पैटर्न में साफ झलकती थी कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं तो 10 में से 9 लोगों ने वोट दिया है। जो लोग कितने कमाते थे, 75,000 कमा रहे हैं, $75,000 कमा रहे हैं, उनमें से 10 में से 9 लोग वोट दे रहे हैं। और जिनकी आमदनी $15,000 के आसपास थी, उनमें से 10 में से कितने लोग वोट दे रहे हैं? 5 लोग वोट दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो कमाई थी ये थी भाई श्वेत की, ज्यादा कमाई थी, और ये कमाई किसकी थी? अश्वेत की। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 या इससे अधिक की आय वाले 10 में से 9 लोगों ने मतदान किया, जबकि $15,000 से कम आय वाले लोगों ने 10 में से 5 लोगों ने मतदान किया। स्पष्ट रूप से झलक रहा है। इतना ही नहीं, यहां पर क्या बताया जा रहा है कि गरीबी का लोकतंत्र पर सीधा असर पड़ता है। कैसे कैसे पड़ता है वो सारी बातें यहां पर डिस्कस की जा रही हैं। तीसरी बात क्या है? इतना ही नहीं, उनकी आय में अंतर ने, ये जो आय में अंतर है कि
इधर $75,000 है और इधर $15,000 है। इनसे सीधी 5 गुना इनकम है उनकी। तो इतना ही नहीं, उनकी आय में अंतर ने सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करने की योग्यता भी निर्धारित करता है कि अब आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहे हैं उन्होंने क्या किया है, चुनाव में चंदा भी दिया है, अमीर व्यक्ति हैं, और सरकार किसके दम पर बनाई है, उनने वो पॉलिटिकल पार्टी उन अमीरों के दम पर बनाई है, क्योंकि 10 में से 9 वोट भी उन्हीं के दम पर मिले हैं और उन्होंने चुनाव में पैसा भी लगाया था। तो सुनवाई किसकी हो रही है, फिर अमीरों की ही हो रही है। गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। क्लियर? क्योंकि अगली बात है, क्योंकि राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे का 95% किससे आ रहा है, अमीरों से आ रहा है। वही बात मैं कर रही थी। इसलिए वे राजनीतिक दलों के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अधिकतर कम आय वाले नागरिकों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में थे। ठीक है, तो बेहतर स्थिति किसकी नजर आ रही है, उन्हीं अमीरों की नजर आ रही है। फिर देखें, क्योंकि गरीब लोग राजनीति में कम भाग लेते हैं, क्योंकि 10 में से 5 लोगों ने वोट दिया है गरीबों में से, इसलिए सरकार इनकी ओर एवं इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निवास की समस्या तथा भुखमरी की ओर कम ध्यान देती है। ठीक है, यानी कि जिसने पॉलिटिकल पार्टी का पैसों से सहयोग किया है, सरकार उनकी है। सीधी बात यह है, विभिन्न राजनेताओं द्वारा निर्मित सरकार व्यापार या समाज के अमीर वर्ग के बारे में ही चिंतित रहती है। ठीक है, जो रिपोर्ट हमें बताई थी 2004 की अमेरिका की असमानता की रिपोर्ट जो हमें बताई थी, उसके बारे में हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं, वो सारी बातें हमने एक निष्कर्ष के रूप में आपके सामने दिखाई हैं। ऑलराइट, चलिए तो अमेरिका की तरह भारत में भी, अब अमेरिका और भारत की बात हो रही है, तो अमेरिका की तरह भारत में भी विभिन्न राजनीतिक दल अमीर लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जो कि उनको दिए जाने वाले चंदे की राशि का अधिकतर भाग उन्हीं से आता है। ठीक है, उस रिपोर्ट के मुताबिक, और वास्तविकता की हम बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो आप कहीं भी देखें यही चीज दिखाई देती है कि अमीरों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितवाने में सहयोग किया और फिर अमीरों को और अधिक अमीर बनाने में किसने सहयोग किया, उसी सरकार ने सहयोग किया, उसी राजनीतिक पार्टी ने सहयोग किया जिसकी सरकार बनी। यह निष्कर्ष निकल के सामने आता है। तो क्लियर हो गई बात इस सवाल की? क्या कहते हो, लिख लेंगे आप लोग सभी? हाँ जी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन आंसर अब हमारे खत्म हो चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के। तो बता दो भाई, सभी को मजा आया कि कौन सी बात लोकतांत्रिक है, कौन सी बात गैर लोकतांत्रिक है, या हम किसी बात में डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी थे कि जहां पर एक ही सेंटेंस में दोनों तरीके की बातें कही गई थी, लोकतांत्रिक बात भी कही गई थी, अलोकतांत्रिक बात भी कही गई थी। बात आई समझ में कि एक ही सेंटेंस में 2 तरीके की बातें हो रही हैं। ठीक है, और अभी हमने एक रिपोर्ट भी देखी, जो रिपोर्ट 2004 की अमेरिका की असमानता की बात आई, जहां पर गरीब, अमीर और सरकार की बात हो रही थी कि सरकार वास्तव में किसकी है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपने खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हर एक चैप्टर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका सेशन आपको बिल्कुल नेक्स्ट डे मिल जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। प्रीवियस वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए और उन सारे वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स, फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, और साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर फुली ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के साथ, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।